हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हमने देखा था यांगवो सपनों में देखती है कि कैसे केजोंग की मॉम धीरे धीरे करके हिटलर बन जाएंगी। इस पार्ट में वो सपने सारे सच होने लगते हैं। केजोंग की मॉम यांगवो को डांस क्लास ले जाती हैं, योगा क्लास ले जाती हैं और जबरदस्ती उससे योगा और डांस करवा रही होती हैं। दूसरे पल हमें दिखाते हैं यूफिंग बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। उसको ताइवान आकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बार बार टॉफीज का पैकेट देखकर यांगवो के बारे में ही सोच रहा होता है। यूफिंग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो टॉफी का पैकेट एक बच्चे को देते हुए बोलता है, ये तुम खा लेना। थोड़ा आगे जाने पर यूफिंग फिर से दोबारा सोचने लगता है कि यांगवो को टॉफी कितनी ज्यादा पसंद है और कैसे वो एंजॉय करके टॉफी खाया करती है। ये सब सोचकर यूफिंग को रियलाइज होता है कि उसे उस बच्चे को टॉफी का पैकेट नहीं देना चाहिए, बल्कि वो टॉफी का पैकेट उसको खुद के पास ही रखना चाहिए। यांगवो की याद में वो भागते हुए उसी बच्चे के पास पहुंचता है और उससे दोबारा वो टॉफी का पैकेट लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो बच्चा यूफिंग की कोई भी बात नहीं मानता है और बोलता है एक बार दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं मांगते। यूफिंग उसे पैसे से ब्राइब करने की भी कोशिश करता है, मगर वो पैसा से भी ब्राइब नहीं होता है। जब यूफिंग ये सारी हरकतें कर ही रहा होता है, तब पीछे से यांगवो के फादर उसको ये सब करते हुए देख लेते हैं और यूफिंग को अपने पास बुलाते हुए बोलते हैं, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूँ। यांगवो के फादर यूफिंग को उसके हिस्से के पैसे देके बोलते हैं, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे और केजोंग के पैसे पूरे लौटा दूंगा। यहाँ पर यूफिंग उन्हें अच्छे काम करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब यूफिंग वहाँ से चला जाता है, तब यांगवो के पापा ये सोचते हैं कि क्यों यूफिंग एक टॉफी के पैकेट के लिए एक बच्चे से लड़ रहा था। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग अपने ऑफिस पहुंचा होता है और यांगवो यूफिंग को देखकर इतने दिनों बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बताती है कि ये एम्प्लॉइज आपके पीछे कोई भी काम नहीं किया करते थे। यांगवो बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाती है कि ये टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा गंदा किया करते थे, जिसको मुझे साफ करना पड़ता था क्योंकि मैं पैसे बचाना चाहती थी आपके। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगवो बहुत सारी एक्सरसाइज करके जब घर पहुंचती है, तब देखती है कि केजोंग अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर वो यांगवो को अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि तुम भी डिनर कर लो। यांगवो को तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। थोड़ी देर बाद जब वो भर भर के खाना खा रही होती है, तब केजोंग की मॉम उसे इशारे में बोलती है कि तुम्हें इतना खाना नहीं खाना चाहिए। यांगवो भी उनका इशारा समझ जाती है और वो केजोंग को बहाना देते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं ऑलरेडी बाहर से खा के आई हुई हूँ, अब मैं ऑलरेडी फुल हो चुकी हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती हूँ। जिसे देखकर केजोंग भी समझने की कोशिश करता है कि यांगवो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। केजोंग को अपनी मॉम पर कुछ शक तो होता है कि जरूर उन्होंने ही यांगवो को कुछ बोला होगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगवो के फादर यांगवो के पास पहुंचे होते हैं और उससे माफी मांग रहे होते हैं। बोलते हैं मुझे लास्ट टाइम तुमसे बात करना है। यहाँ पर यांगवो उनके मुंह पर ही गेट बंद करने की कोशिश करती है, तो यांगवो के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यांगवो के फादर यांगवो से बोलते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे पैसे सब लोगों को लौटा दूं, और इतना बोल के वो बोलते हैं कि मैं बहुत दूर जा रहा हूं, मैं पैसे कमा के जरूर से वापस आऊंगा और सबका कर्जा लौटा दूंगा। यांगवो अपने फादर की बातों पे विश्वास ना करके उनको बहुत ज़्यादा सुना देती है, मगर थोड़ी देर बाद जब उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं तो अफसोस कर रही होती है अपने ही बातों पर। यहाँ पर मैं रितु सरदार और पालतू मुखर्जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने दिल से, क्योंकि ये लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर पसंद करते हैं और मेरी वीडियोस के नीचे रेगुलरली कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग के मन से यांगवो का विचार जा नहीं रहा होता है। जैसे ही वो किसी को कॉल करने वाला होता है, वो देखता है कि हुई फैंग उसके घर पे आ गई है।
हुई फैंग का यूफिंग के घर पे ऐसे आ जाना यूफिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यहाँ पर हुई फैंग उसको मस्का लगाना शुरू कर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो को इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि वो चुपके चुपके आधी रात में किचन की तरफ जा रही होती है। किचन में पहुंचने के बाद बहुत जगह ढूंढने के बाद यांगो को एक डिब्बा दिखता है जिसमें कुछ खाने का सामान रखा होता है। यांगो उसको निकाल कर वहीं पर खाना शुरू कर देती है और बहुत टेस्ट ले लेकर खा रही होती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि केजोंग की मॉम लाइट जला देती है पीछे से। यांगो को ऐसे चोरी चुपके खाते हुए देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं यांगो को कि थोड़ी सी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है तुमसे। जब केजोंग की मॉम यांगो को सुना ही रही होती हैं तो पीछे से केजोंग आ जाता है और अपनी मॉम को रोकते हुए बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यांगो को ऐसे डांटने की। केजोंग की मॉम केजोंग को समझाने की कोशिश करती है कि मैं यांगो को मैनर्स सिखा रही हूँ। केजोंग उनके अपोज जाते हुए बोलता है, मुझे पता है आप यांगो को अपनी तरफ बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसी कारण पापा आपको छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर बोलते बोलते केजोंग बहुत ज्यादा बोल देता है और बोलता है आप ही सब फसाद की जड़ हो, इसीलिए फादर आपको डिवोर्स देना चाहते हैं। इतना बोल कर केजोंग यांगो को साथ लेते हुए वहां से चला जाता है और यांगो पीछे मुड़ मुड़ कर केजोंग की मॉम को देखती रह जाती है। यहाँ पर केजोंग यांगो के लिए खाना लेके आता है और उसे बताता है कि तुम मेरी मॉम की बातों पे इतना ज्यादा भरोसा मत किया करो। अगले पल हमें दिखाते हैं हुई फैंग फिर से यूफिंग के ऑफिस पहुंची होती है और यहाँ पर वो एम्प्लॉयज को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो यूफिंग के लिए भी खाना लेके आई होती है। यांगो को केजोंग ने बोल दिया होता है कि हम जल्द ही घर जाएंगे, इसलिए तुम अपना सामान पैक कर लो, और वो सामान लेकर यांगो के अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। तब उसके फादर का कॉल आता है और वो अपनी मॉम से उनकी बात करवाता है। यहाँ पर उसकी मॉम झल्लाते हुए उसके फादर पे चिल्लाते हुए बोल देती है, आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम ही चाहते हो ना मुझे डिवोर्स देना, तो दे दो मुझे डिवोर्स। यांगो भी केजोंग की मॉम और उसके फादर की कन्वर्सेशन सुन रही होती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो केजोंग को भागते हुए जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है कि हम मॉम को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और जबरदस्ती केजोंग के हाथ से सूटकेस लेते हुए अपने आप घर पे आ जाती है। यूफिंग अपने आप को यांगो के ख्यालों से दूर रखने के लिए अपने आप को बिल्कुल काम में झोंक देना चाहता था, मगर रहते रहते उसे बार बार यांगो के ही ख्याल आ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं यानदुओ यूफिंग के पास आई होती है और बताती है कि हुई फैंग फिर से ऑफिस में आई हुई है। यूफिंग हुई फैंग के पास आकर उसे बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं खाना खाने जहाँ तुम चाहती हो। यहाँ पर यूफिंग हुई फैंग के साथ बहुत एंजॉय करके खाना खा ही रहा होता है, तब तक उसके सेल फोन पे यांगो को कॉल आ जाता है और जैसे ही वो यांगो का नाम देखता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे अभी बात करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे फ़ोन लगाया है तो चार्जेस बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। यांगो की इतनी फिक्र देखकर हुई फैंग भी समझ जाती है कि यूफिंग के मन में अभी भी यांगो ही है। यहाँ पर यांगो केजोंग की मॉम के बारे में जानना चाहती थी यूफिंग से, और यहाँ पर यूफिंग उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ये सब नहीं हो रहा है, बल्कि उसके फादर और मॉम के बीच में बहुत पहले से डिवोर्स की बात चल रही है, तो तुम इतना टेंशन मत लो। यूफिंग यांगो को टेंशन ना लेने के लिए बोलकर और बोलता है कि अगर इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी काम के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। ये हुई फैंग सुन रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं केजोंग जब यांगो को अपने पास बैठाकर कुछ काम समझा ही रहा होता है तो यांगो अपने मन में ये सोच रही होती है कि क्यों केजोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी मॉम कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। केजोंग जब यांगो से काम के सिलसिले में कोई क्वेश्चन पूछता है तो यांगो उसका जवाब नहीं दे पाती है। पीछे से मेड आकर बताती है कि मैडम ने बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया है।
ये सुन के यांगू केजोंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे जाना चाहिए अपनी मॉम को खाना खिलवाने के लिए। केजोंग उसकी बात को नहीं सुनता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, उनको ना खाने दिया जाए। यांगू यहाँ पर केजोंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक मौका दिया जाए, वो उसकी मॉम को कन्विंस कर लेगी खाना खाने के लिए। जब यांगू बहुत प्यार से बोलती है तो केजोंग भी उसकी बात को मान जाता है और बोलता है अगर मेरी मॉम तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा बोलेगी तो प्लीज तुम वहां से चली आना वापस। यांगू जब केजोंग की मॉम को खाना खिलाने पहुंचती है तब वो देखती है कि केजोंग की मॉम उनकी फैमिली फोटो देखकर रो रही है। यांगू यहाँ पर केजोंग की मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो कुछ ना कुछ तो खा ले, मगर केजोंग की मॉम उल्टा उसको ही डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हें किसने बोला कि मुझे कुछ खाना है। केजोंग की मॉम यांगू को बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से भगा देती है। जैसे ही वो यांगू को धक्के मार के अपने रूम से निकाल ही रही होती है तब तक उनको चक्कर आ जाते हैं, जिससे यांगू संभालती है और उन्हें ध्यान से बैठाती है और उन्हें बोलती है प्लीज़ आप कुछ खा लें। यहाँ पर फिर से केजोंग की मॉम यांगू के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम अपने काम से काम रखो, मुझे खाना नहीं खाना है और तुम यहाँ से निकल जाओ। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग बहुत ज़्यादा बेचैन होता है और यांगू को मैसेज करता है कि तुम सही तो हो ना। यांगू के पास जब मैसेज पहुंचता है और वो मैसेज पढ़ती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे यूफिंग का मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। यांगू की स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर यूफिंग उसके रिप्लाई का वेट करते करते अपने आप को सता रहा होता है कि क्यों यांगू मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है और बार बार फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा होता है। यहाँ पर यांगू टाइप कर रही होती है। यूफिंग को जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो कॉल कर देता है यांगू को। यूफिंग यांगू को बोलता है कि तुम मैसेज इतना लेट टाइप करती हो तो मुझे पता था तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। और ये दोनों पूरी रात बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये दोनों को ही एक दूसरे से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। भूपेंद्र लाल, इप्सिता दास, विकास कुमार, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और मेरी वीडियोस के नीचे रेगुलर कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। केजोंग की मॉम ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं होता है तो यांगू यहाँ पर एक तरकीब निकालती है। वो गरम गरम खाने को उनके गेट पर लाकर रख देती है और बोलती है आज का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसकी स्मेल भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। केजोंग की मॉम अपना गेट खोल देती हैं और वो खाने की स्मेल को लेने लगती हैं। ये जानकर के उन्होंने खाने की स्मेल की वजह से अपना गेट तो खोला, यांगू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर केजोंग की मॉम उस पर दोबारा गुस्सा करके अपना गेट बंद कर देती हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं केजोंग की मॉम शॉपिंग करने के बहाने अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं और एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाती हैं। यहाँ पर वो आगे पीछे देख रही होती हैं कि कोई उनको ऑर्डर करते हुए देख तो नहीं रहा है और वो देखती हैं कि यांगू उनके पीछे ही खड़ी हुई है। यहाँ पर यांगू अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करती है, मगर वो केजोंग की मॉम से अपने आप को छुपा नहीं पाती है। केजोंग की मॉम भी यांगू को आवाज़ लगाती है और बोलती है तुम मेरे सामने आ सकती हो। यहाँ पर केजोंग की मॉम फ्लो में अपने पूरे दिल की भड़ास निकाल देती हैं कि तुम भी जानती होगी कि मेरे को केजोंग क्यों पसंद नहीं करता है। उसको लगता है कि हम दोनों का डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। वो अपने दिल की सारी बात यांगू के सामने दिल खोल के रख देती हैं। यांगू भी यहाँ पर उनको कन्विंस करने के लिए और उनको दिलासा देने के लिए अपने कुछ पल याद दिलाती है कि कैसे कुछ साल पहले उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे और उन दोनों बहनों ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को स्पेंड किया है।
अगले पल हमें दिखाते हैं यू फिंग जब अपने ऑफिस में बैठकर मीटिंग कर ही रहा होता है, तब उसके पास किसी का कॉल आता है और यहाँ पर वो हड़बड़ी में अपनी मीटिंग को डिसमिस कर देता है। जब यान दुओ देखती है कि यू फिंग कभी भी अपनी मीटिंग बीच में नहीं छोड़ता था, अचानक से उसको क्या हो गया, तो वो पूछने की कोशिश करती है। यू फिंग यानदुओ को लेकर अगले ही पल एक जगह पे पहुंचा होता है। वहां पर वो यानदुओ को बताता है कि तुम्हारे फादर कुछ दिनों के लिए ये कंट्री छोड़कर बाहर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम लास्ट टाइम उनसे मिल लो। यू फिंग और यानदुओ पहुंचने में लेट हो चुके होते हैं। यहाँ पर यानदुओ उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है कि काश मैं अपने फादर को लास्ट टाइम देख पाती। यहाँ हम देखते हैं कि यानदुओ के फादर जिस शिप में बैठकर जाने वाले होते हैं, उन्होंने वो शिप लिया ही नहीं होता है। यानदुओ उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आप बिन बताए मुझे कहाँ जाने वाले थे और आप गए क्यों नहीं, तो उसके फादर जवाब देते हैं कि एक्चुअली शिप वालों से भी मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे फिर से अपनी शिप में बैठाने के लिए मना कर दिया। यानदुओ के फादर यू फिंग से फिर से दोबारा हेल्प मांगने की कोशिश करता है और बोलता है क्या आप मुझे थोड़ा से पैसे उधार दे सकते हो। यहाँ पर इतना सुनते ही यानदुओ अपने फादर के पीछे दोबारा भागना शुरू कर देती है कि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते हो। अगले पल हमें दिखाते हैं कि जोंग की मॉम के ऊपर यांगुओ की बोली हुई बातों का कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होता है। वो बोलती है अपने मन में कि कैसी भी है मगर बहुत अच्छी लड़की है और दिल की साफ है, थोड़े से मैनर्स जरूर कम है मगर मैं उसको अपने तरीके से ढाल लूँगी। अगले पल का सील दिखाते हैं जब ये लोग डिनर टेबल पे बैठे ही होते हैं और यांगुओ बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती है, तो उसकी मॉम उसे रोकती नहीं है मगर यहाँ पर उसे बताती है कि खाना कैसे खाना चाहिए। वो एक टुकड़ा टुकड़ा लेकर उसको दिखाती हैं कि कैसे खाते हैं, मगर यांगुओ यहाँ पर ठूस ठूस कर भर भर के मुंह में खाना खा रही होती है, तो उसकी मॉम बोलती है तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। यांगुओ यहाँ पर उनको रिप्लाई करते हुए बोलती है अगर मैं इतने छोटे छोटे टुकड़े खाऊंगी तो ऐसे तो मैं कभी खा ही नहीं पाऊंगी और मेरा पेट भी नहीं भर पाएगा। यहाँ पर केजोंग की मॉम यांगुओ के ऊपर फिर से दोबारा गुस्सा करना शुरू हो जाती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारा क्या करूं। अगले पल हमें दिखाते हैं हुई फैंग फिर से यू फिंग के ऑफिस पहुंची होती है। यहाँ पर यानदुओ उसे बताती है कि यू फिंग आज ऑफिस नहीं आने वाले हैं। यू फिंग के टेबल पे ये बॉल्स देखकर हुई फैंग यांगदुओ से पूछने की कोशिश करती है कि यू फिंग अपनी टेबल पर ये बॉल क्यों रखता है। यहाँ पर यानदुओ उसे बताती है कि मेरे फादर ने यू फिंग को सजेस्ट किया था कि जिससे भी वो प्यार करता है उसकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो अपने पास ज़रूर से रखे जिससे उसके प्रति उसका प्यार और बढ़ता रहे और उसकी पॉजिटिविटी उसके आसपास रहनी चाहिए। इतना बोलकर यांदुओ तो वहाँ से चली जाती है मगर हुई फैंग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो बॉल का स्ट्रक्चर उठाती है तब वो नोटिस करती है कि उसके नीचे बहुत सारे टॉफ़ी के पैकेट्स पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर हुई फैंग रोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं यू फिंग भी वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर हुई फैंग उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देती है कि ये टॉफ़ी के पैकेट तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। इन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हुई फैंग बातों बातों में बोल देती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो अब के जोंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, क्या तुम अभी भी उसे चेस करना चाहोगे। इन दोनों की बात बाहर बैठी हुई यांगुओ भी सुन लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि यांगुओ अब के जोंग की गर्लफ्रेंड है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांदुओ भागते हुए यू फिंग की गाड़ी के सामने आ जाती है और उससे बोलती है क्या सच में यांगुओ के जोंग की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर वो हामी भरते हुए बोलता है क्या तुम्हें यांगुओ ने अभी तक बताया नहीं। मुझे लगता है यांगुओ वहाँ से वापस आने के बाद ही तुम्हें यह बात बताने वाली होगी, इसलिए मैं चाहूँगा तुम उसके सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना जैसे कि तुम्हें पहली बार ये बात पता चली हो।
ये सुनकर यानदो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और यूफिंग भी उसका चेहरा पढ़ लेता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगू और के जोंग ताइवान पहुंच चुके होते हैं। वहां पर यानदुओ का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यांगू जैसे ही यानदुओ को देखती है वो खुशी के मारे अपनी बहन के गले लग जाती है। यहाँ पर यांगू अपने बारे में और केजोंग के बारे में बहुत इंटरेस्ट ले लेके बता रही होती है। वो देखती है कि यानदू उसकी कोई भी बात पे इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है, तो वो उससे पूछने की कोशिश करती है, क्या तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। यांगू यानदुओ के लिए एक गुल्लक भी लाई होती है। वो उसको दिखाते हुए बोलती है, मैं स्पेशली तेरे लिए ये लेके आई हूँ, जिसे देखकर यानदुओ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुल्लक उसके हाथ से लेकर पटक देती है। यांगुओ को यानदुओ की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूछने की कोशिश भी करती है कि उसने ये काम क्यों किया।